मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 की जो वैकेंसी है उसमें से 20 मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेट लगाएंगे। इसको जितना इजी वे में हो सकता है इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और हर दिन आपको इस चैनल पे तरह तरह के हिंदी, जीएस, मैथ्स के वीडियो अपलोड मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है आपसे। पहला सवाल है 2700 रुपये पर 8 महीना के लिए 5 पैसे प्रति रुपये माह की दर से साधारण ब्याज याद करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 2700 रुपये और यहाँ समय आपका कितना है तो 8 माह है और 5 पैसे प्रति रुपया मतलब 1 रुपया के लिए आपको 5 पैसा ब्याज देना है। और ये जो 1 रुपया के लिए 5 पैसा ये 1 महीना का हो गया। तो मेरे पास टोटल अगर रुपए देखें तो 2700 रुपये हैं और 2700 रुपये के 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको 1 महीना में कितना ब्याज देना है वो पता चल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 7 5 35 का 5 हाथ में 3 5 दूनी 10 और 3 13। ये तो पैसा है, इसको रुपया में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। ये 2 0 कैंसिल, 135 रुपया। ये 1 महीने में 135 रुपया हमको ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ब्याज हमको टोटल देना कितना है, 8 मंथ का देना है। तो क्या करना है, 135 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 135 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 पच्चे 40 का 0 हाथ में 4, 8 दिया 24 और 4 28 का 8 हाथ में 2। देखिए आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर आप इतना मल्टीप्लाई करते, जैसे देखिए 0 यूनिट डिजिट आपको ध्यान में हमेशा रखना है। आपको वहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखाना है। आपको ऑप्शन दिया हुआ 4 रहेगा, वो ऑप्शन में आपको एक आंसर है। अब देखिए फर्स्ट में हम 0 निकाले तो 0 तो सब में था, ए में भी, बी में भी, सी में भी और डी में। लेकिन जैसे ही मेरा दूसरा डिजिट 8 आया तो 8 एक ही में दिख रहा है, डी नंबर में। हमको पूरा सॉल्व नहीं करना, बस डी को टिक करना है और आगे निकलना है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और एक बीटा है जिनका आयु का अनुपात 2:5 है। यदि इनके आयु का योग 238 है तो इनके आयु के बीच का अंतर ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। अल्फ़ा और बीटा जिनका 2 और 5 अनुपात में दिया हुआ है आयु। अब इनके आयु का योग 238 है। अब इनको अगर जोड़ते हैं अल्फ़ा और बीटे को तो 2 और 5 7 होता है और यही 7 का वैल्यू 238 दे रखा है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, 22 23 7 चौक 28, मतलब एक का वैल्यू है 34। तो आगे पूछा गया इनके आयु के बीच का अंतर। तो अंतर कितना है, 5 और 2 में 3 का अंतर है। तो 34 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 4 तिया 12। देखिए यूनिट डिजिट कितना आया, 2 और 2 एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। धातु के टुकड़े का मूल्य 365 रुपया है। 365 रुपये से बढ़ करके ये 438 रुपया हो गया। तो इसका प्रतिशत वृद्धि आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, था पहले कितना 365 रुपया, अब बढ़ करके कितना हुआ, अभी वर्तमान में इसका मूल्य देखें तो 438 रुपया है। कितना बढ़ गया, तो 438 में से 365 को माइनस कर देना। 8 में से 5 गया 3 और 13 में से 6 गया 7, 73 रुपया बढ़ गया। 73 बढ़ा, टोटल बढ़ा कितना में 365 में, तो 365 को नीचे रखेंगे और प्रतिशत पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 73 का टेबल अगर 5 बार पढ़ते हैं तो 365 आता है, 5 दूनी 10, मतलब टोटल अगर देखें तो 20% की बढ़ोतरी हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बहुत ही ईजी सवाल था। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है दो संख्या, यदि दो संख्या का बीच का अंतर उनके योग का 20% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो संख्या का जो अंतर है, जैसे मान लेते हैं पहला ऑप्शन कि एक संख्या मेरा 6 है, दूसरा संख्या 5 है। ये दोनों का जो अंतर है, जैसे दोनों 6 और 5 का अंतर क्या है 1, ये अंतर कितना रहना चाहिए, दोनों को जब हम जोड़ देंगे 6 और 5 को जोड़ेंगे 11, ये 11 का 20%, वही तो बोला जो दोनों को जोड़ेंगे तो उसका 20% रहना चाहिए वो दोनों का अंतर। तो इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये दोनों का अंतर 1 है, अगर 11 का 20% 1 निकल जाता तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब 11 का 20% होता कितना है, ये 0 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, तो 11 का 20% हो गया 2.2, तो ये पहला तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है 5
5:4, तो दोनों का अंतर तो 1 आ रहा है। इनका योग का 20% देख लेते तो 5 और 4। यहाँ देखिए आपको समझने में थोड़ा लेट हो रहा है। वहाँ पे जब एग्ज़ाम हॉल में आप बनाइएगा तो तुरंत यहाँ पे हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसके कारण थोड़ा लेट हो जा रहा है। आप ये मत समझिए, आप तरीका को समझिए कैसे इसको सॉल्व करना है। एग्ज़ाम हॉल में आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों को ऐड कर देते 5 4 9, 9 का अगर 20% 1 होता है, अगर 1 हो जाएगा तो ये आंसर सही। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, 1.8, तो ये भी क्या हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा को देख लेते हैं, 4:3, दोनों का अंतर कितना है 1, दोनों को जोड़ देते तो 7, और 7 का जब 20% निकालेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 1.4, ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो एकदम इतना आपको चौथा सही है। इसको भी सॉल्व करके यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे चौथा में क्या है, 3 और 2, ये दोनों का अंतर कितना है 1, अब दोनों को जोड़ देते हैं 3 और 2 को तो 5 होता है, और 5 का जब 20% निकालेंगे तो 20 बचे 100, और ये 5 से 5 कैंसिल, कितना आया 1, और देखिए अंतर कितना है 1, तो ये सही हो जाएगा। जब ऑलरेडी 3 गलत हो ही चुका है तो लास्ट जो बचा वो तो सही होना ही होना है। देखिए अगला सवाल है, P और Q बराबर 7 दिया हुआ है, P² + Q² बराबर 25, तो PQ का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए ये A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर देखिए A और B के जगह पे P और Q मान लेते हैं, तो P + Q का होल स्क्वायर फार्मूला होता है P² + Q² + 2PQ, यही फार्मूला होता है। अब देखिए P और Q, थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं, आप अगर देखते हैं सुनते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। राइटिंग उतना बढ़िया बैठ नहीं पा रहा है। तो P और Q, तो देखिए P और Q बराबर 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पे P और Q की जगह पे यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो P और Q जहाँ पर है वहाँ पे क्या करते हैं, 7 को रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, और P² और Q² और Q² की जगह में पहले से 25 दिया हुआ है, और यहाँ 2 के जगह पे 2, और यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस है PQ। अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 49 हो गया, और यहाँ पे 25 इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 25 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, इधर मेरा बचा क्या 2 बचा, और साथ में PQ बचा, 2 इधर गुना है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1 और 2। हमसे पूछा क्या गया है, PQ ही तो पूछा गया है कि PQ का मान क्या होगा, तो PQ का मान क्या होगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि पहले और दूसरे बेलन का आयतन, 2 बेलन है जिसका आयतन पहले से 32 और 9 दिया हुआ, इनकी ऊंचाई का अनुपात 8 और 9 है, तो दूसरे बेलन की आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो पहले बेलन की त्रिज्या कितना होगा, पहले बेलन की त्रिज्या कितना। तो बेलन का सबसे पहले तो बेलन का आयतन होता है πr²h, यहाँ पे 2 ठो बेलन है, तो एक r1 मान लेते हैं और एक h1 मान लेते हैं। दूसरा जो बेलन है वो πr², ये 2 और ये h2 मान लेते हैं, जो पहले से दिया हुआ है 32 और ये दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, ये देखिए ये पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, h अलग है। यहाँ पे देखिए r से r कैंसिल नहीं, क्योंकि त्रिज्या हमको पता नहीं है, और h से h भी कैंसिल नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे आगे देखिए क्वेश्चन में बोला गया यदि बेलन का आधार का क्षेत्रफल, इस तरह से बेलन होता है, बेलन का आधार को अगर देखें तो ये एक वृत्त की तरह होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², जो कि दिया हुआ है 616। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो दूसरा बेलन है वो दूसरा बेलन का त्रिज्या यहाँ से निकल सकता है, तो पाई का मान होता है 22/7 और r², तो 616 को अगर इसको सॉल्व करते तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55 और 11 छक 66, 2 से इसको सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4, 2 8 16, ये 7 इधर चला जाएगा, यहाँ पे बचा कितना r², तो r² बराबर कितना हो जाएगा, तो r² बराबर हो जाएगा 28। 28 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 4 और इधर ये 7। तो देखिए अब स्क्वायर को हटाने के लिए जब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर आकर के रूट हो जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 2 7 के लिए 1 7 लिखेंगे
और ये 4 का हो जाएगा 2। तो r बराबर यहाँ पे निकल के आया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 निकल करके आया। ये मेरा आया R2 दूसरे बेलन का, ये दूसरे बेलन का बोला गया है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया है कि R2 बराबर 14 होगा। और यहाँ पे हमसे पूछा गया है पहले बेलन की त्रिज्या, ये तो दूसरे बेलन की हो गई, पहले बेलन की त्रिज्या पता करना है। अब यहाँ पे मेरा R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर और h के जगह पे मेरा यहाँ पे रख सकते हैं हम 8, क्या रख सकते हैं 8, जो कि ऊंचाई का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे R2 स्क्वायर और इसके जगह पे हम रख सकते हैं 9, जिसका वैल्यू मेरा पहले से 32 और 9 दिया था। तो ये 9 से 9 कैंसिल हो गया और ये 8 से 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे R1 और R1 स्क्वायर और R2, अब स्क्वायर जब हटेगा तो इधर जा कर के अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, जब ये बाहर आएगा तो ऊपर 2 और नीचे 1। अब हमको पता है R2 जो कि अभी निकाले, R2 का जो वैल्यू है कितना है 14 है, त्रिज्या 14 और ये रेशियो में निकल के आया। तो 1 का बराबर मेरा 1:14 है। तो दूसरा पहला पूछा गया तो पहला कितना है 2 है। तो 14 को क्या करेंगे, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28, ये 28 निकल करके आएगा। मेरा पहला बेलन की जो त्रिज्या है 100, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, ये टफ आपको देखने में लग रहा है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो को देखें, समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें से कुछ नहीं करना है। जो बेलन का, अगर बेलन का यहाँ पे देखिए आधार का त्रिज्या दे दिया है पहले, तो आधार का त्रिज्या क्या होता है, बेलन का जो आधार होता है ना एक वृत्त का जैसा होता है। तो वृत्त का त्रिज्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से हम यहाँ पे R2 निकाल लिए। अब यहाँ पे जो फार्मूला दिया हुआ, ये फार्मूला से हम R1 और R2 का रेशियो निकालें। तो R1 का जो रेशियो हुआ 1 आया और 1 का वैल्यू 14 है। R2 का रेशियो 1 आया, जो कि यहाँ पे 14 निकल के आया। और R1 का जो रेशियो है वो 2 है और हमसे पूछा गया था R1 का ही त्रिज्या। तो 14 को गुना कर दिए 2 से, तो जो कि 28 हो गया। आसान था, अब उसको दोबारा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। ए अकेले एक मेज को 30 दिन में बनाता है, बी अकेले उस मेज को 15 दिन में बनाता है। बी ने अकेले काम प्रारंभ किया और 8 दिन तक कार्य किया। शेष कार्य ए अकेले कितने दिन में कार्य करेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए जो काम है वो 30 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। अब दोनों का कार्य का देख लेते। टोटल कार्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 30 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 30 निकलेगा। और इसका एफिशिएंसी देख लेते, 30 के स्पीड से काम करेगा तो ये 30 से कम 30 और 15 दूनी 30, मतलब ए का एफिशिएंसी 1 है और बी का एफिशिएंसी 2 है। तो यहाँ पे बोला गया है बी अकेले कार्य प्रारंभ करता है और 8 दिन तक कार्य करता है। तो बी 2 के स्पीड से, अगर 2 के स्पीड से 8 दिन तक कार्य करेगा तो कार्य 16 खत्म हो गया। तो 30 में से 16 खत्म हो गया, तो 10 में से 6 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, बचा 14 दिन का कार्य। तो पूछा शेष कार्य कितना है 14। ए अकेले कितना दिन में करेगा, ए का स्पीड क्या है 1, ए के स्पीड से ये 14 काम करेगा तो लगेगा कितना 14 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पारस अपने माल को 960 रुपये में बेचने पर इतना का लाभ 33.33% का लाभ पर बेचता है। तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपने माल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखिए 960 में बेचता है तो 33 सही 3/3 का इसको क्या हो जाता है प्रॉफिट हो जाता है। तो 33 सही, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाता है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं कि 33 सही 33 हटेगा, ऐसे परसेंटेज के लिए 100 आएगा, इधर 2 जीरो, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा, है ना। अगर वही बोल रहा है कि 1/3 का वैल्यू आपका 960 दिया हुआ है, ये कितना है 1/3। ये 3 में माल खरीदा और 1 का लाभ लिया है, तो बेचा है कितना 4 में बेचा है, 4 में बेचा है। और यहाँ पे बोल रहा है कि 4 में बेचेगा तब जाकर के इसको 33 सही 3/3% का क्या होगा प्रॉफिट होगा।
अब बोल रहा है कि प्रॉफिट हमको जो है वो 20% का ही चाहिए, तो माल को कितना में बेचना पड़ेगा। तो ये जो मेरा वैल्यू दिया है ये 4 का वैल्यू दिया है, इसको देखते हैं एक का वैल्यू कितना होगा। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 0, मतलब एक का वैल्यू 240 हो गया। लेकिन टोटल उसका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस, वो कितना है 3 है। तो 0, 4 तिया 12 का 2, हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 720 रुपया में वो खरीदा है, ये उसका सीपी हो गया। लेकिन पूछा है कि 20% का लाभ, 20% का उसको लाभ भी चाहिए, तो बेचना पड़ेगा 120 में, ये हो गया इसका 100% का वैल्यू। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। अब 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 2 एकम 2। तो देखिए इतना ही सॉल्व करना है बस आपको। 4 और 4 2 6, यूनिट डिजिट आपको भूलना नहीं है। देखिए 4 कर रहे थे तो 4 2 में मिल रहा था, लेकिन जैसे ही 4 2 6 आया तो हमको दिख गया ऑप्शन नंबर डी। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको कम से कम सॉल्व करना, कैलकुलेशन करना है इसको। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल देख लेते हैं। एक आयताकार फर्श की चौड़ाई उसके लंबाई से 3/5 है। एक इस तरह से आयताकार फर्श है, उसका जो चौड़ाई है, चौड़ाई देखिए ये 3 हो गया और इसका लंबाई कितना है 5 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 60 है तो फर्श की लंबाई और चौड़ाई में अंतर ज्ञात करना है। 5 और 3 x मान लेते हैं, रेशियो में है, तो 5x और 3x। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो ये 60 दिया हुआ है। तो 5 तिया 15, ये x को x से करेंगे तो x² और 5 तिया 15 और इधर 60 दिया हुआ है। तो 15 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 15 चौके 60। ये x² का वैल्यू 4, तो x बराबर 2 हो जाएगा, है ना। स्क्वायर हटेगा इधर रूट में, इतना बेसिक आपको पता रहना चाहिए। अब इधर देख लेते हैं, ये x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। हमको पूछा गया है अंतर, तो 5 और 3 का अंतर कितना है 2x का, तो 2 और x के जगह में भी 2 आया, तो आंसर क्या हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला सवाल देख लेते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल 9 घंटे में 36 किलोमीटर और समान दूरी धारा के अनुकूल 3 घंटे में तय करती है, तो स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए, प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम, प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम धारा के विपरीत x माइनस वाई, जो कि 36 किलोमीटर 9 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना करेगा 9 चौक 36 4। और धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई अगर 36 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में करता है तो 1 और 2 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो स्थिर जल में नाव की गति, स्थिर जल में नाव की गति मतलब x का वैल्यू, अगर नाव की पूछा जाए तो हो जाएगा x, या फिर धारा का पूछेगा तो y। ये मेरा नाव है, x बराबर क्या है, ये नाव है, और y बराबर धारा। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है, तो जब भी अगर x का पूछा जाए तो दोनों को जोड़ देंगे, 12 और 4 16, जोड़ने के बाद 2 से भागा दे देंगे। अगर y का पूछा जाता, धारा का पूछा जाता तो क्या करते, दोनों को घटा देते, 12 में से 4 चला जाता तो 8 और उसको 2 से भागा दे देते तो 4 आ जाता। धारा का पूछा जाए तो x प्लस वाई और x माइनस वाई। y का पूछा जाए तो क्या करना है, घटा करके 2 से भागा, और x का पूछा जाए तो जोड़ करके 2 से भागा। तो हमको x का पूछा गया है, धारा का पूछा गया है, नाम का पूछा गया है, तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला सवाल बोल रहा है, स्टॉपेज सहित एक ट्रेन की गति 75, अगर ट्रेन रुक रुक कर चलती है तो उसका जो गति है वो 75 किलोमीटर पर आवर है, 75 किलोमीटर पर आवर, और बिना रुके चलेगा तो उसका स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। तो ट्रेन प्रति घंटा कितनी मिनट रुकती है, कि 1 घंटा में ट्रेन कितनी देर रुकती है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ट्रेन रुक कितनी किलोमीटर में रही, तो देखिए 90 किलोमीटर अगर बिना रुके चलती है तो 1 घंटा में पहुँचती है, रुक रुक के चलती है तो 75 किलोमीटर पहुँच सकती है। मतलब कहीं ना कहीं ये
15 का जो डिस्टेंस है, ये 15 का डिस्टेंस किसके कारण हो रहा है, जब वो रुक रुक के चल रहा है। अगर रियल स्पीड तो इसका 90 है, रुक रुक के चलने के कारण इसका स्पीड 75 हो गया। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, दोनों में माइनस करेंगे, अंतर देखेंगे, अंतर देखने के बाद जो रियल स्पीड है वो रियल स्पीड से डिवाइड कर देंगे। तो 15 छकी 90, 1/6, ये घंटा में आ गया, 1/6 घंटा रुकती है। लेकिन यहाँ पे मेरा ऑप्शन तो मिनट में दिया है, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6×60 मतलब 10 मिनट है ना, प्रति घंटा 10 मिनट रुकती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला सवाल, अब देखिए 27 और 300 का मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती जब भी होता है, मध्य अनुपाती बराबर फॉर्मूला होता है a² और a² प्लस अंडर रूट, मध्य अनुपात होता है AB, अंडर रूट AB। तो देखिए यहाँ पे A के जगह में मेरा दिया हुआ है, A के जगह में दिया हुआ है 27 और B के जगह में दिया हुआ है 300। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर इसको सॉल्व करेंगे तो 27, देखिए 27 तो किसी का रूट है नहीं, लेकिन 9 है। 9 को गुना 3 से करेंगे, 9 तिया 27 हो गया, टूट गया, इसको तोड़ करके बनाएंगे। उसके बाद 300 को लिख सकते हैं 3 गुना 100, 300 हो गया। अब 9 का तो 3 बाहर हो जाएगा, ये दोनों 3 के लिए 1 3 लिख सकते हैं, और 100 का 10। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 3 तिया 9, 9 को 10 से करेंगे तो 90, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल देखते हैं, एक त्रिभुज की आधार लंबाई 10 दिया हुआ है, लंबाई 10 है, और आधार की उसकी, या देखिए उसकी आधार की लंबाई h दिया हुआ है कितना 10, और उसका आधार ऊंचाई 8 दिया हुआ है, बेस। जब भी त्रिभुज का हाइट और बेस दिया रहे तो फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू आधार। तो हाफ का हाफ और बेस के जगह में कितना है 10, 8 और 10 है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 चौके 8 और 4 को 10 से करेंगे तो 40। ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर पर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है 47 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने वाली ट्रेन एक सिग्नल को 13 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस हमको पता करना है, तो स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 47 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया हुआ है 13। बस सिंपल मल्टीप्लाई करना, 13 पचे 65, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 65, 65 यूनिट डिजिट से काम हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बस यूनिट डिजिट में ही आपको ज़्यादा फोकस करना है, पूरा सॉल्व नहीं कीजिएगा। आगे देखते हैं, एक डीलर सभी गुड़िया को 20% का छूट देता है। जितना भी गुड़िया है खरीदता है उसको 20% का छूट देता है। वह उन ग्राहकों को नगद में भुगतान करने को कम किए गए मूल्य पर 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। 1800 रुपये गुड़िया के लिए ग्राहक ने नगद भुगतान करेंगे। अब देखिए 1800 की गुड़िया के लिए ग्राहक नगद में कितना भुगतान करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि गुड़िया 100 में बिक रहा है, परसेंटेज है तो 100 मान करके चलेंगे। अब 20% का छूट देने के बाद ये 80 में गुड़िया को दिया जा रहा है, लेकिन जो नगद दे रहा है उसको ये 80 पर भी 5% का और छूट मिल रहा है। तो 80 का अगर हम 5% निकालें तो 80 का 5% हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 2 और 2 से 4 है ना। तो अगर इसको मैं 4 भी घटा देते तो 76 हो जाएगा, मतलब 76 रुपया उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1800 रुपया के गुड़िया के लिए ग्राहक को नगद में भुगतान। अब 1800 रुपया तो उसका 100% बराबर है, लेकिन हमको 1800 का 100% थोड़ी देना है, 76 देना है ना, 76%। बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 76 को मल्टीप्लाई करेंगे
18 से, तो 8 छक 48 का 8, ये फर्स्ट में 8 आ गया। और 8 देखिए किस में दिख रहा है, मात्र 1 में दिख रहा है। ये सब आपके लिए प्लस पॉइंट है। अब आगे तभी सॉल्व कीजिएगा जब आपका यूनिट डिजिट मैच नहीं करेगा। अगला सवाल है, रिवर रिफ्टिंग के लिए अंकित मनाली गया। वहाँ पर स्थित जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। समान दूरी को तय करने में उसे धारा के अनुकूल नाव चलाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में 2 गुना समय लगता है। तो नदी में धारा की गति ज्ञात करें। अब देखिए, धारा का प्रतिकूल चलता है उसको बोलते हैं x प्लस वाई, और प्रतिकूल चलता है उसको बोलते हैं x माइनस वाई। इतना तो आप सभी को पता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या किया कि जो दूरी है वो दोनों का समान है, दोनों का डिस्टेंस मान लेते हैं, दूरी कुछ x है, x दूरी है, जो x दूरी को ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे देखिए दूरी है d और 12 किलोमीटर प्रति घंटा कब, जब ये इसका अनुकूल चल रहा है। अगर इसका प्रतिकूल चले तो d दूरी को 12 माइनस s कर देंगे। देखिए इसको पहले समझिए, क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है बराबर, क्योंकि ये तो हो गया धारा के अनुकूल और ये हो गया प्रतिकूल। दूरी तो दोनों का समान है, धारा के अनुकूल चलेगा तो x प्लस जो उसका समय है वो जुड़ जाता है, और यहाँ पे जो उसका स्पीड है और समय ये घट जाता है। अब लेकिन यहाँ पे बोला है कि जो उसका दूरी है वो दूरी क्या है, 2 गुना हो जाता है। अगर इसको भी, ये दूरी को हम क्या कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं। अगर 2 गुना कर देते हैं तो दोनों को क्या हो जाता है, समान हो जाता है। हमको इसमें पूछा क्या गया है, एस कि धारा की गति ज्ञात करें। स्पीड पूछा गया, ऐसे स्पीड पूछा गया, किसका, धारा का स्पीड पूछा गया। तो ये धारा का स्पीड इससे हम लोग निकालते हैं। तो देखिए डी से तो डी कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ पे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से यहाँ पे आ जाएगा 12 दूनी 24। ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24 माइनस 2s, और यहाँ पे 12 प्लस s हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा तो 2s और एक 3s हो जाएगा, और ये 24 इधर प्लस में 12 इधर भी प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो हो जाएगा 12। ये 3 चौके 12, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 4। ये 4 मेरा निकल करके आ गया क्या, धारा की दूरी। बहुत ही आसान था, कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे है 3/2 को मल्टीप्लाई करना है 7/3 से। अब इसको क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पर डिवाइड में दिया गया है, तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में इसको चेंज कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। 6 है तो 6 ऊपर चला जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस में 1/4 है, ये 1/x का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते ये 3 से 3 कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 3 6, इधर बच गया 3 और इधर बचा 1/4। ये वैल्यू निकल करके आ गया 1/x का। इसको सॉल्व करेंगे 4 3 12 और 1 13/4। ये 1/x का वैल्यू है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, x का वैल्यू क्या हो गया। तो इसको x को क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, तो x बराबर ये दोनों पलट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 4/13। अब यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखते हैं तो ये ऑप्शन आपको देखिए 4/13 और 13/4 दोनों दिया गया था। अब ज़रा सा भी अगर आप सावधानी हटाएंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा, x का वैल्यू पूछा गया है तो x का वैल्यू हो जाएगा 4/13, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विनय एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 20 रुपये कम हो तो लाभ 40% हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर 100 रुपये का सामान है, 20% का लाभ लेकर के बेचा है, कितना में बेचा होगा, 120 में, 120x में बेचा होगा। अब बोल रहा है कि दोनों में 20 रुपये कम हो जाए। अगर 120 में 20 रुपये कम कर देंगे। अब फिर बोल रहा है कि क्रय मूल्य में भी 20, तो खरीदा था कितना में, 100 में खरीदा था। अब इसमें 20 रुपये कम नहीं करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस, अगर तब ना माइनस और प्लस मिल करके माइनस बनेगा। अब इसमें से क्या करेंगे, आपको जो इसका CP है वो CP से भागा दे देना है। ध्यान से इसको थोड़ा समझिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको करना है
जो उसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य मान लेते हैं कि विक्रय, यहाँ पे अपने क्वेश्चन को समझिए, विनय एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। तो 20% लाभ पर बेचता है मतलब 100 रुपये मान लेते, 100x परसेंटेज में हमेशा आप 100 मान करके चलिएगा। तो मान लेते 100 था तो बेचा कितना, 120x में। और बोला कि दोनों में 20 रुपये कम करने में, दोनों में 20 रुपये कम करने में, इसमें भी 20 कम कर दिए और इसमें भी क्या कर दिए, 20 कम कर दिए। इसको ऐसे घेर दे देता ही, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तब जाके माइनस 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 प्लस माइनस बनेगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब दोनों में 20 रुपये कम करने से 40% का लाभ होता है। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य, प्रारंभिक क्रय मूल्य आपको यहाँ से पता करना है कि शुरू में उसका क्रय मूल्य कितना था। अब आगे देखते हैं, इधर आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है आपको जो उसका क्रय मूल्य था, है ना। क्रय मूल्य में जो 20 का माइनस हुआ था, इतना अगर करते हैं तो उसको प्रॉफिट कितना हो जाता है, 40%। 40% बराबर हम लिख सकते हैं 20 दूनी 40 और 20 पचे 100। बस इसको सेट करना था इस तरह से, बस अब सेट करते हैं तो ये सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो देखिए, ये हम इसलिए माइनस यहाँ पे दे दिए थे पहले से। ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और प्लस मिल करके माइनस बनेगा और ये माइनस और प्लस मिल करके माइनस बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस दे दिए थे कि आपको दिक्कत ना हो। तो 120 में से 100x चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 20x, और ये इधर से ये इधर कैंसिल हो जाएगा, और नीचे में यहाँ पे है 100x माइनस 20 और इधर है कितना 2/5। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5 को गुना करेंगे 20 से तो 20 बचे 100x, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 100 को 200 करेंगे तो 200x माइनस 20 दूनी 40। x को एक तरफ करते हैं, ये x को इधर लेकर आते हैं तो हो जाएगा 100x, और ये 40 उधर चला जाएगा तो 40। तो मतलब 100x का वैल्यू कितना निकला, 40। तो पूछा गया प्रारंभिक में क्रय मूल्य, तो प्रारंभ में हम कितना खरीदे थे, 100% में ही तो खरीदते हैं, 100 में ही तो खरीदते थे, और ये 100 का वैल्यू ही तो हमको निकालना था, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना था। तो 100 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 40, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 17 से और 447 तक ऐसे कितनी संख्या हैं जो 3 और 5 और 3 दोनों से विभाजित हैं। 17 और 457 के बीच में ऐसी संख्या आपको निकालनी पड़ेगी। ऐसी कितनी संख्या हैं जो 5 और 3 दोनों से विभाजित हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किससे किससे विभाजित है, 5 और 3 से, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम अगर निकालते हैं 5 3 का तो 15 आता है, 15 है। अब देखिए 17, 17 तो जाएगा नहीं, तो 15 दूनी 30, मिनिमम संख्या हो गया 30, और जो मैक्सिमम संख्या हो गया वो 457, तो पूरा कटेगा नहीं, तो 15 का टेबल में 450 कटेगा, 450। ये हो गया मिनिमम जो 15 से कटेगा, और मैक्सिमम जो 15 से कटेगा 17 और 457 के बीच में। आपको क्या करना है, इसको बस आपको याद रखना है, एक आपको मिनिमम निकालना और मैक्सिमम निकालना। उसके बाद क्या करना है, मिनिमम में मैक्सिमम में जो मिनिमम को घटा देना है। कितना हो गया, 450 में से 430 घटाएंगे तो 420 निकल करके आएगा। सबसे पहले जो जो नंबर का बीच का नंबर पूछा जाए उसका एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद जो उसका मिनिमम नंबर और मैक्सिमम जो उसे डिवाइड होगा वो नंबर को निकाल लेना है। निकालने के बाद मैक्सिमम में मिनिमम को घटा देना है, मैक्सिमम में मिनिमम को घटा देना है। घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा वो जो आपका एलसीएम आया है वो एलसीएम से क्या करना है, डिवाइड लगा देना है। तो 15 दूनी 30, 15 का 5 से काटते, 5 दिया 15, 15 8 40, और यहाँ बचा 2, 5 का 20, और 3 से 3 दूनी 6, 3 8 24, आया कितना 28। अब 28 देखिए, अब जो भी यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आएगा, चाहे 28 आए, 29, 30, 35, 36 कोई भी नंबर आए, उसमें से आपको एक ऐड कर देना पड़ेगा। ये आपका निकल कर आया। जो देखिए किसी भी तरह का ऐसा सवाल रहे, बस आपको सेम पैटर्न को फॉलो करना है, आपका जवाब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है।
आखिरी सवाल है, एक वस्तु का 40% और 20% दो क्रमागत छूट देने के बाद 4,632 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। आपको उसका जो MRP है वो पता करना है। तो सबसे पहले देखिए, छूट दिया गया है कितना, 40 का, फिर एक छूट दिया गया कितना, 20 का, माइनस मतलब छूट, तो माइनस माइनस मिल करके क्या हुआ, प्लस हुआ, 40 गुना 20 और नीचे 100, ये 0 0 से 0 0 कैंसिल, 4 दूनी 8 है ना। तो 40 और 20 माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 60, इसमें माइनस कर देंगे, ये सॉरी प्लस का क्या है इधर 8 है, माइनस प्लस माइनस 60 में से 8 चल गया, माइनस का 52, माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है आपका डिस्काउंट को। तो 52% का डिस्काउंट दिया, छूट देने के बाद 4,632 रुपये में बेचा गया। अगर कोई भी 100% का सामान है और 52% का छूट दे दिए तो बचा कितना, 48%, और इतना में ही बेचा गया है और इसका वैल्यू दिया हो गया 4632। हमसे पूछा गया वस्तु का अंकित मूल्य मतलब 100%, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करते हैं, तो एक का वैल्यू निकालते हैं, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2, 4 पच्चीस 20, 4 8 32, ये कटेगा 3 से, तो 8 9 10 5 15 हाँ कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 2 3 8 24 और 3 छक 18, 4 से, तो 4 से इसको काटते हैं, 4 9 36, 37 38, 2 पॉइंट में आ रहा है ना, ये दो जीरो बिठा सकते हैं ये परसेंटेज के लिए, क्योंकि एक का वैल्यू निकलेगा तो 100 का वैल्यू निकालने के लिए 2 जीरो तो हम लगा ही सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 9 36, 2 4 छक 24, 2 4 पचे 20, मतलब 100% यही मेरा क्या था, सिर्फ अंकित मूल्य था, और जिसका वैल्यू 9650 आया, जो कि 9650 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ये आज का कंप्लीट पूरा 20 क्वेश्चंस। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपको और अच्छा से बताने का कोशिश करेंगे, और जितना ज़्यादा शॉर्ट हो सके वो समझाने का कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।